ऑटो रेस्टोरेंट। कादिर नगर में सलीम की बिरयानी की दुकान काफ़ी मशहूर थी। सलीम बहुत अच्छी बिरयानी बनाता था। उसकी दुकान से तरह तरह की बिरयानी की खुशबू आती थी। उसकी चिकन बिरयानी बहुत ही मशहूर थी। सलीम की चिकन बिरयानी खाने दूर दूर से लोग आया करते थे। अरे आइए भाई साहब, क्या पेश करूं? अब भाई सलीम, तुम तो अपनी वो मशहूर चिकन बिरयानी ही खिलाओ। हाँ लीजिए साहब, कितनी दे दूं? अब भाई 1 किलो खिला दो और 2 किलो पैक कर देना। जी साहब। इस तरह सलीम का काम काफ़ी अच्छा चल रहा था। सलीम के पास एक ऑटो भी था जिसमें वो घर से सारा सामान दुकान तक लाया ले जाया करता था। सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन अचानक एक दिन उसके पास एक नोटिस आता है जिसमें लिखा था कि मेट्रो लाइन निकलने के कारण वहाँ की दुकानें तोड़ी जा रही हैं और उन्हें सही मुआवजा भी दिया जाएगा। ये सुनकर सलीम परेशान हो गया। उसे परेशान देखकर उसकी बीवी ने उससे पूछा, अजी क्या हुआ, इतने परेशान क्यों हो? अरे क्या बताऊं सलमा, बस अब कुछ ही दिनों की बात है, हमारी दुकानें टूटने ही वाली है। कहते हैं वहाँ से मेट्रो लाइन निकलेगी। आप इतने परेशान क्यों होते हो? हमारे पास ऑटो है ना। दुकानें टूट भी गई तो क्या हुआ? आप इस ऑटो को ही अपनी दुकान समझिए और इसमें बिरयानी ले जाकर बेचिए। अरे वाह सलमा, तुमने तो बहुत अच्छा आइडिया दिया है। मैं दुकानें टूटने का इंतज़ार क्यों करूं? कल से ही अपने ऑटो को अपनी दुकान बना लूँगा। और सलीम ने वैसा ही किया। अगले ही दिन से उसने ऑटो को एक दुकान में तब्दील कर दिया और उसी ऑटो को अपनी दुकान के आगे खड़ा कर बिरयानी बेचने लगा। लोगों को उसका आइडिया बहुत अच्छा लगा। कुछ ही दिनों में मेट्रो का काम शुरू होने पर उनकी दुकानें तोड़ दी गई, लेकिन सलीम की दुकान कोई बंद नहीं कर सका क्योंकि सलीम के पास तो चलता फिरता ऑटो रेस्टोरेंट था। वो अपने ऑटो रेस्टोरेंट को एक कोने में खड़ा होकर बिरयानी बेचता रहा। क्योंकि सलीम बहुत स्वादिष्ट बिरयानी बनाता था, इसीलिए लोग बिरयानी खाने उसके ऑटो रेस्टोरेंट में भी आते रहे और उसका काम और भी बढ़ गया था। क्योंकि अब मेट्रो का काम शुरू होने के कारण मेट्रो में काम करने वाले लोग भी उसके ग्राहकों में जुड़ गए थे और अब सलीम ऑटो रेस्टोरेंट वाले बिरयानी वाले के नाम से फेमस हो गया था। देखा, मैं ना कहती थी ऑटो रेस्टोरेंट खूब चलेगा। घमंडी पेड़। शोलापुर गांव पहाड़ी की तलहटी के नीचे बसा एक बहुत ही सुंदर गांव था। उस गांव के लोग काफी मेहनती थे और बड़ी मेहनत से अपने खेतों में काम किया करते थे। पहाड़ के ऊपर से देखने से लगता था कि मानो एक हरी सी चादर वहां पे बिछी हुई है, क्योंकि वहां के खेतों में हमेशा फसलें लहलहाया करती थीं। चारों ओर खुशियों का माहौल था, लेकिन एक पुराने बड़े बरगद के पेड़ के पास हमेशा सन्नाटा रहता था। वहाँ कोई नहीं जाया करता था। एक दिन एक लड़की ने अपनी माँ से पूछा, माँ, आप हमें बरगद के पेड़ के पास जाने से मना क्यों करते हो? अरे बेटा, भूल कर भी उस पेड़ के पास मत जाना। सुना है वो बहुत ही घमंडी पेड़ है। उसके पास बुरी बुरी आत्माएं हैं। वो तुम्हें खा जाएगा। देखा नहीं दूर से कितनी लंबी लंबी जटाएं हैं उसकी, भयानक लगता है। इधर गांव वाले उस पेड़ से डरा करते थे और उधर उस पेड़ को लगता था कि वो बहुत ही शक्तिशाली और ताकतवर है, जिसके कारण उसके पास कोई गांव वाला नहीं आता। इस बात से उस पेड़ को बड़ा ही घमंड हो गया था। वो अपने घमंड के मारे अपने पास किसी पशु पक्षी को भी नहीं बैठने दिया करता था। जो भी उसके ऊपर बैठता उसे झटकाकर वो नीचे गिरा दिया करता था। इसीलिए वो बरगद का पेड़ आसपास घमंडी पेड़ के नाम में प्रसिद्ध था। श्यामलाल जी गांव के स्कूल में नए हेडमास्टर बन के आए थे। उन्हें भी गांव वालों और बच्चों से उस घमंडी पेड़ के बारे में पता चला, लेकिन श्यामलाल जी अंधविश्वास में विश्वास नहीं करते थे। उन्होंने गांव के मुखिया से कहा, मुखिया जी, ये सब बेबुनियाद बातें हैं। ऐसा कोई भूत प्रेत या शैतान नहीं होता। उस पेड़ से आवाज आने के पीछे भी कोई और कारण होगा। अरे नहीं हेडमास्टर साहब, आप ये क्या कह रहे हैं? गलती से भी उस पेड़ के पास मत जाइए। ठीक है मुखिया जी, लेकिन मैं तो पेड़ के पास जाकर ही रहूंगा। श्यामलाल जी ऐसा कहते हुए हंसते हुए वहां से चले गए
और उस रात उन्होंने अपने साथ एक रिकॉर्डिंग करने वाला उपकरण और टॉर्च उठाई और उस पेड़ के पास जाने लगे। गांव वालों ने उन्हें रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो नहीं रुके। श्यामलाल जी जब पेड़ के पास पहुंचे तो वहां का वातावरण देखकर बहुत हैरान रह गए। वहां पे साएं साएं हवा बह रही थी और पेड़ से अजीब सी आवाजें आ रही थी। दिखने में लगता था कि जैसे कोई शैतान खड़ा है। लेकिन श्यामलाल जी ने जैसे ही टॉर्च की लाइट डाली और पेड़ के चारों तरफ घूमकर देखा तो मन ही मन हंसने लगे। ये गांव वाले भी ना कितने नादान हैं। मन ही मन ऐसा सोचते हुए श्यामलाल जी ने उस पेड़ के चारों ओर की रिकॉर्डिंग की। और सुबह होते ही जब वो गांव में लौटकर आए तो सभी गांव वाले उन्हें देखकर हैरान रह गए और उन्होंने मुखिया से कहा, मुखिया जी, आप जिस पेड़ से डर रहे हैं ना, वो कोई शैतान नहीं, वो तो एक बहुत पुराना बरगद का पेड़ है। आप जिस चीज़ को शैतान का बाल समझते थे, वो तो उस बरगद के पेड़ की जटाएं हैं। और रही आवाज़ की बात, उन जटाओं में से जब हवा गुजरती है तो अजीब तरह की आवाज़ें आती हैं। वो कोई शैतान की आवाज़ नहीं, हवा और पेड़ की आवाज़ है। श्यामलाल जी की बात सुनकर मुखिया गांव वालों के साथ उस पेड़ के पास गया और देखकर हैरान रह गया कि जिस चीज़ से वो डरते थे वो तो सिर्फ एक पेड़ भर है। घमंडी पेड़ का घमंड टूट चुका था। अब उस पेड़ के तनों के साथ बच्चे झूला झूला करते थे और वहाँ पर हमेशा रौनकें रहा करती थी। एक गांव में लाला राम नाम का एक सेठ रहता था। वो बहुत ही कंजूस था, लेकिन उसके शौक बहुत बड़े बड़े थे। उसका एक सबसे बड़ा शौक था कि वो एक बहुत बड़ा महल बनाए, जिससे कि उसके इलाके में उसकी इज्जत और बड़ी हो जाए। इसके लिए उसने अपने पास काफ़ी पैसे इकट्ठा करना शुरू कर दिया और साथ ही महल बनाने के लिए एक अच्छे कारीगर और ठेकेदार को ढूंढना भी शुरू कर दिया। पास ही के गांव में चंदू नाम का एक भवन निर्माण करने वाला ठेकेदार रहता था। वो बहुत ही अच्छे मकान बनाया करता था। उसके पास कारीगरों की बहुत अच्छी टीम थी। लाला राम एक दिन चंदू के पास गया। अरे भाई चंदू, तुम्हारा बहुत नाम सुना है हमने, क्या तुम मेरे लिए काम करोगे? अरे जी हाँ सेठ जी, बताइए क्या काम है? भाई एक मेरे लिए छोटा सा महल बनाना है, अब बना पाओगे तुम? हाँ सेठ जी, मैं पूरी कोशिश करूँगा। तो ठीक है भाई, आ जाओ फिर गांव में। सेठ लालाराम चंदू को मकान बनाने की पेशगी देकर अपने घर वापस चले जाते हैं। 2-3 दिन के बाद ही चंदू अपने कारीगरों को लेकर लालाराम के घर पहुंच जाता है और लालाराम उन्हें लेकर उस जगह जाते हैं जहां पे कि महल बनाना था। भवन निर्माण के लिए पूजा पाठ करने के बाद चंदू मकान बनाने का काम शुरू कर देता है। ढांचा खड़ा करने के बाद एक दिन वो सेठ के पास जाता है। अरे चंदू, आओ आओ, कैसे आना हुआ? सेठ जी, महल का ढांचा खड़ा हो गया है। आप कह रहे थे ना वो बेशकीमती पत्थर लगाने के लिए, तो वो पत्थर दे दीजिए ताकि मैं पत्थर लगाने का काम शुरू कर सकूं। सेठ लालाराम अपने नौकर श्यामू को आवाज लगाकर कहते हैं, अरे श्यामू, ने वो पत्थर तो दे दो। सेठ लालाराम का नौकर श्यामू सारे के सारे कीमती पत्थर लेकर महल वाली साइड पर पहुंच जाता है और वो सारे पत्थर चंदू और उसके कारीगरों के सुपुर्द कर देता है। लेकिन अगले दिन सुबह जब वो लोग वहां आते हैं तो देखकर हैरान हो जाते हैं, क्योंकि वहां से सारे पत्थर चोरी हो गए थे। चंदू भागता हुआ जाकर सेठ लालाराम को सारी बात बताता है। चंदू की बात सुनकर सेठ लालाराम गुस्सा हो जाता है और उससे कहता है, देखो चंदू, मैं कुछ नहीं जानता, मैंने पत्थर तुम्हें दिए थे, अब तुम्हें ही पत्थर लाने पड़ेंगे। तुम कहीं से भी पत्थर लाओ और मेरे महल का काम खत्म करो। चंदू वहां से मायूस होकर चला जाता है और सोचते सोचते वो कब जंगल में पहुंच जाता है उसे पता भी नहीं चला। लेकिन जंगल के बीचों बीच चंदू हैरान रह जाता है कि एक पेड़ के अंदर से रोशनी आ रही थी। चंदू जब उस पेड़ के पास जाकर देखता है तो और भी हैरान होता है, क्योंकि वो सारे बेशकीमती पत्थर उसी पेड़ के अंदर छुपा कर रखे थे और वहाँ 2 आदमी बैठकर बात कर रहे थे। अरे श्यामू, हमारे सेठ जी तो बड़े चालू निकले, अपने पत्थर खुद ही चोरी करवा दिए और इल्जाम बेचारे चंदू ठेकेदार पे डाल दिया ताकि सारा काम मुफ्त में हो जाए। अब चंदू को सारा माजरा समझ आ गया था। श्यामू और उसके साथी की पिटाई करता है और सारे पत्थर ले जाकर वापस महल में रख देता है। सारे पत्थर महल वाली जगह रखवाने के बाद चंदू श्यामू को लेकर लालाराम के घर पहुंचता है। लालाराम उन दोनों को देखकर हैरान रह जाता है। तब चंदू उससे कहता है,
सेठ जी, मुझे आपकी सारी करतूत का पता चल गया है। अब आपको मुझे डबल पैसे देने होंगे, वरना मैं आपकी सच्चाई सारे गांव वालों को बता दूंगा और आपकी बहुत बदनामी होगी। और इस तरह सेठ लालाराम की चालाकी उन पे ही भारी पड़ जाती है और वो चंदू को डबल पैसे देते हैं। लेकिन चंदू उनका महल बहुत अच्छे से बनाता है और साथ ही सेठ लालाराम को भी एक सबक मिल जाता है कि कभी किसी के साथ बेईमानी नहीं करनी चाहिए।